नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमिताभ सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था और हम कुछ कारणों से आउट ऑफ होम थे। इस वजह से जो हमारी क्लासेस चल रही थी वह थोड़ा सा उसमें गैप आ गया। तो अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं जिसमें हम देख रहे थे हिस्ट्री सब्जेक्ट को, और हिस्ट्री सब्जेक्ट में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट हम देख रहे थे और ये स्पेशली आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट हम देख रहे थे वह थी क्लास आपका यूपीटीपीएससी पेट के लिए। परंतु आपको पता है हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका सभी महत्वपूर्ण एग्जाम जो होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम आपका कंपटीशन का होता है उसमें सभी एग्जाम में आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट देख रहे थे और हिस्ट्री सब्जेक्ट में हमने ऋग्वैदिक काल को समाप्त किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे की चर्चा हमको देखेंगे। जैसा कि जो पिछली क्लासेस थी हमारी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और उस पर हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। तो जिन भाइयों बहनों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है उसको अवश्य देखिएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा कि कितनी गहराई के साथ हम प्रत्येक टॉपिक को चर्चा में ले रहे हैं। तो जैसा कि जो पिछली क्लासेस हुई उसमें हमने आपका सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, उसके बाद में हमने ऋग्वैदिक काल को देखा। तो ऋग्वैदिक काल में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, साथ साथ में जो जो बिंदु वहां पे हो सकता है बहुत ही डिटेल में हमने वहां पे चर्चा कर ली थी। तो आज हम उत्तर वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भाई बहन इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। साथ में अगर क्लास पसंद आए तो आप अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर भी जरूर करना, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। और हिस्ट्री सब्जेक्ट जैसा मैंने बताया कि आपके लगभग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी एग्जाम होते हैं उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा जाता है। हालांकि हम टॉपिक वही देखेंगे जो आपका यूपीटीपीएससी पेट में आपका सिलेबस दिया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेकिन जो भी टॉपिक देखेंगे हमारा प्रयास रहेगा कि उसको इतनी गहराई से पढ़ाया जाए ताकि वह आपके हर एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो चलिए आज की चर्चा को हम स्टार्ट करेंगे, विलंब नहीं करेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने ऋग्वैदिक काल के जितने भी पॉइंट हो सकते थे, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सबको हमने कंप्लीट कर लिया था। जिन भाइयों बहनों ने वो क्लास नहीं देखी उसको देख लीजिएगा। आज हम उत्तर वैदिक काल में पहुंच रहे हैं और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो भी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन है उसको देखेंगे। साथ साथ में क्या परिवर्तन आया उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आया उसको हम देखेंगे। तो क्लास के प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल उसको बोलते हैं जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई। इसका जो समय काल है वह आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आता है जिसमें 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का यह समय काल उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। उत्तर वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद के बाद जो अन्य वेद हैं जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ साथ में कुछ अन्य वैदिक साहित्यों का जो है लेखन कार्य इस समय काल में किया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में ही ध्यान रखिएगा, अगर वेदों की बात करें तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और साथ साथ में वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्यों में मैंने बहुत डिटेल में देखा था जिसके अंतर्गत बहुत सारे साहित्य हैं। उसको जैसे ब्राह्मण हुआ, आरण्यक हुआ, उपनिषद हुए, जितने भी साहित्य हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत उसको हमने बहुत डिटेल में देख लिया था। तो उन ग्रंथों की भी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल का जो आपका समय काल है वह आपको ध्यान रखना है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। इसमें बात करें तो यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये तो हो गए आपके वेद। साथ साथ में अन्य जो आपके वैदिक साहित्य हैं, वैदिक साहित्य उनकी भी रचना इसके अंतर्गत की गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है, चाहे धार्मिक जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। एक एक करके हम सभी परिवर्तनों को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, तो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है सभा, समिति, विदत आदि ये जो आर्यों की संस्थाएं थी उसको मैंने आपका बहुत अच्छे से देखा था।
तो उसमें मैंने बताया था कि एक सभा थी, सभा सभा आपको ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जब प्रवेश करते हैं तो आपका सभा जो है, सभा को राजा का प्रिवी काउंसिल बना दिया गया, यानी यह एक आपका एडवाइजरी बॉडी बनी, सलाहकारी संस्था के रूप में यह बन गई। जबकि मैंने ऋग्वैदिक काल में देखा था सभा एक बहुत ही सशक्त संस्था थी, बहुत ही मजबूत संस्था थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में अगर देखें तो राजनीतिक जीवन को हम स्टार्ट किए हैं। राजनीतिक जीवन में सबसे पहली पॉइंट आपका जो है, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो सभा था, सभा संस्था थी आर्यों की, वह राजा की प्रिवी काउंसिल यानी राजा के लिए सलाहकारी बना दिया गया। और सभा और समिति इन दोनों संस्थाओं का अस्तित्व लगभग उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गया, यानी ये बिल्कुल एक तरीके से समाप्त हो गई संस्था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया था ऋग्वैदिक काल में आपके जो लोग रहते थे वह कबीले के रूप में रहते थे। कबीला क्या होता है, जैसे कुछ लोगों का ग्रुप आज यहाँ पे रह रहा है, कल वो हट के दूसरी जगह पे अपना निवास स्थान बना ले रहा है। इस प्रकार कबीले के रूप में रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर देखें तो परिवर्तन आ जाता है और वही लोग एक अस्थायी निवास के रूप में बसावट उनका हो गया। और बसावट के रूप में हो गया तो यानी उनका क्षेत्रीय विकास हुआ। एक क्षेत्र में कुछ दिनों तक, काफी दिनों तक लोग रह रहे हैं, यानी क्षेत्रीय विकास हुआ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्य का जो स्वरूप था वह कबीलाई ना होकर क्षेत्रीय हो गया। क्षेत्रीय रूप में उनका जो है स्वरूप बन गया राज्य का। और अगर बात करें तो इस काल के दौरान आर्यों का विस्तार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया। जैसा कि मैंने बताया था सप्त सैंधो, ये आपका जो है सप्त सैंधो प्रदेश आर्यावर्त बोलते हैं इधर क्षेत्र में इन आर्यों का निवास स्थान था। और बाद में क्या हुआ कि इनका धीरे धीरे विकास, आर्य लोग धीरे धीरे आपका गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक ये आ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्यों का जो विस्तार था वह उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गए, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गए। एक तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस काल के दौरान जब आपको बात करें तो राजा में देवत्व का निवास माना गया। राजा के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि राजा के अंदर माना गया कि उनके अंदर देवत्व का गुण है, यानी देवता का अंश है। और राजा के अंदर देवत्व का गुण मानते हुए आपको ध्यान रखना है कि वह राजा को देवताओं का प्रतिनिधि के रूप में भी माना गया और उनकी पूजा भी प्रारंभ हो गई। यानी उत्तर वैदिक काल में अगर देखें तो यहाँ पे राजा की पूजा प्रारंभ हो जाती है और इनको देवताओं का प्रतिनिधि यानी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानकर इनको पूजा जाने लगा। और माना गया कि राजा के अंदर देवत्व का गुण है, यानी देवताओं का गुण है। तो इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद बात करें तो उत्तर वैदिक आर्य जो है लोहे से परिचित हुए। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको और फिर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन के फॉर्म में, कथन कारण वाले में या अन्य कथनों के कई कथन देके ये पूछा जा सकता है कि जो आपका लोहे से परिचित कब हुए लोग। तो आर्यों का अगर बात करें तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर सिर्फ वैदिक काल दिया जाए तो आप सही मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है वहां पे आपका अलग अलग, जैसे ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, पहला कथन। दूसरा कथन मान लिया जाए ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे। तीसरा कथन उत्तर वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे या उत्तर वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे। इस प्रकार के कथन बना लिए जाएं तो आपको ये बहुत ही बारीकी के साथ, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझते हुए इसको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे वह लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है लोहे से परिचित हुए। तो अगर संपूर्ण वैदिक सभ्यता की बात करें तो उसमें हम समझ सकते हैं कि आर्य जो है लोहे से परिचित थे। लेकिन अगर इनको अलग अलग करके पढ़ा जाए तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वैदिक काल में लोहे से परिचित नहीं थे लोग, उत्तर वैदिक काल में जाकर ये लोग लोहे से परिचित हुए। तो इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक आर्य जो है लोहे से परिचित हुए। इस तथ्य को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब बात करें तो प्रशासनिक तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए जो है राजा ने एक तंत्र स्थापित किया। और यह तंत्र जो था इसमें आपको ध्यान रखना है, तो इसमें राजा के रथकार से लेकर राजा की पटरानी आदि इसमें शामिल थी। यानी बहुत ही जो विश्वसनीय लोग हैं या एक प्रकार से जो राजा को
प्रशासन में सहयोग दे सकते हैं, उनके लिए राजा ने एक ऐसा तंत्र बनाया जिसमें वो लोग शामिल हों और वो राजा को प्रशासन में सहयोग दें। तो इसमें अगर देखें तो राजा के रथकार सारथी बोल सकते हैं, राजा के रथकार से लेकर पटरानी तक ये सब इसमें शामिल थी और इनको रत्निन कहा गया है। क्या कहा गया है? रत्निन कहा गया है। यह ध्यान रखिएगा, इनको रत्निन कहा गया। और जो वर्तमान में मंत्री परिषद जो होती है आपका, उसी के समान यह थी। जैसे वर्तमान में आपका प्रधानमंत्री के लिए मंत्री परिषद होती है या मुख्यमंत्री के लिए मंत्री परिषद होती है, तो उसमें मेन जो मंत्री होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, मंत्री जो होते हैं वो आपका सहयोग देते हैं सीएम और पीएम को। उसमें सभी सांसद या एमएलए शामिल नहीं होते, बल्कि कौन शामिल होता है? मंत्री लोग शामिल होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, वर्तमान मंत्री परिषद के समान ही राजा ने एक तंत्र बनाया जिनमें आपके बहुत ही आपके शासन में सहयोग करने के लिए बहुत ही विश्वसनीय लोग, साथ साथ में आवश्यक लोग उसमें शामिल हुए और इनको रत्निन कहा गया। रत्निन की बात करें तो इनकी लगभग संख्या 12 संख्या मिलती है। इसमें अन्य लोगों की बात भी मिलती है। 12 रत्निनों की संख्या जो है वह 12 है, जिसमें राजा को शामिल किया गया है। यानी राजा सहित रत्निन की कुल संख्या कितनी है? 12 है। इसको याद रखिएगा। तो रत्निन की बात करें तो रत्निन या राजा को प्रशासन में सहायता देने हेतु इसमें उसके प्रमुख सहयोगियों का समूह था रत्निन। और राजा सहित रत्निनों की कुल संख्या कितनी थी? 12 थी, यानी 12 थी। इसको याद रखिएगा। और इस रत्निन में आपको ध्यान रखना है, इसमें व्यावसायिक वर्ग भी शामिल था। कौन था? व्यावसायिक वर्ग भी शामिल था। व्यावसायिक वर्ग, इसको ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक वर्ग के लोग भी रत्निन में शामिल थे। साथ साथ में राजा सहित इनकी कुल संख्या कितनी थी? 12 थी। इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है, 12 संख्या थी। अब हम इन रत्निनों को देखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें एक दो रत्निन आप पढ़े होंगे, बाकी नहीं पढ़े होंगे। और एक दो जो ये रत्निन है वही एग्जाम में बार बार कई बार पूछे गए हैं। अब आगे चल के हो सकता है आपसे नए रत्निन पूछे जाएं, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके हम रत्निनों को देखे हैं और इनका कार्य भी देखेंगे। तो जैसा कि पहला रत्निन जो हो गए, मैंने बताया कि राजा सहित कुल संख्या कितनी है? 12 है। तो राजा इसमें पहले रत्निन है। राजा या सम्राट बोलिए, तो ये सर्वोच्च प्रशासक है। यानी जितने भी लोग हैं, अन्य जो रत्निन है वो किसके अधीन है, किसके अंतर्गत है, किसके कंट्रोल में है? वो राजा और सम्राट के कंट्रोल में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो रत्निन है, दूसरी रत्निन है वह महसी कहलाती है। महसी ही कहलाती है। ये पटरानी होती थी। राजा की जो सबसे प्रिय रानी है पटरानी, पटरानी को महसी भी कहा जाता था। एक बात और ध्यान रखिएगा, अन्य जो प्रिय रानी होती थी उनको बाबता कहा जाता था। ये पटरानी है, इनको महसी, और जो अन्य प्रिय रानी है उनको बाबता कहा जाता था। वह अभी अभी आगे चल के हम उसको देख लेंगे और उसमें आपको ध्यान रखना पर वृत्ति रानी भी मिलती हैं, उसको भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको महसी याद रखना है। दूसरी रत्निन है, ये कौन है? राजा की सबसे प्रिय रानी है, यानी पटरानी है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरे रत्निन है युवराज। युवराज कौन होता था? तो युवराज आपको ध्यान रखना है, राजा के बाद युवराज का शासन आएगा। यानी राजा का उत्तराधिकारी कौन होता था? युवराज होता था। तो राजा का उत्तराधिकारी युवराज। उसके बाद बात करें तो पुरोहित है। पुरोहित है चौथे रत्न और यह राजा का प्रमुख सलाहकार है। और पुरोहित को कर से मुक्ति प्राप्त थी, यानी इनको कर अदायगी इनके लिए नहीं था, इनको कर से छूट दिया गया था। जो पुरोहित हैं वो राजा के सलाहकार होते थे और इनको कर से मुक्ति प्राप्त थी। कर इनको नहीं देना पड़ता था पुरोहित को। इसको ध्यान रखिएगा। तो चौथे रत्निन हो गए। बात करें तो पांचवें रत्निन सेनानी होते थे और ये प्रमुख सेनापति होता था। सेनानी जो है प्रमुख सेनापति होता था। साथ में बात करें तो जब युद्ध हुआ और युद्ध के समय जो लूटपाट होती थी उसमें सेनानी का हिस्सा होता था। युद्ध के समय जो लूटपाट की जाती थी, धन इकट्ठा किया जाता था, धन प्राप्त किया जाता था, उसमें सेनानी का हिस्सा होता था। यह ध्यान रखिएगा। पांचवें रत्निन है। कुल हम 12 रत्निन जो हैं उनको देख लेंगे। आपने कभी पढ़ा हो तो बताइएगा कि जो रत्निन है, आपने एक दो पढ़ा होगा, मैं बता देता रहा हूँ कौन कौन से पढ़े होंगे। आपने संग्रहिता पढ़ा होगा, अक्षवाप पढ़ा होगा और पुरोहित वगैरह ये ऊपर के पढ़े होंगे। तो अब छठवां रत्निन हम देखे लेते हैं। तो छठे रत्निन है सूत। सूत कौन होता था? तो यह राजा का रथवान होता था। रथवान का मतलब रथ चलाने वाला, राजा का सारथी भी बोल सकते हैं।
तो राजा का रथवान जो होता था वह सूत होता था, सूत कहलाता था। और ये युद्ध के समय राजा का उत्साह वर्धन करता था। जब युद्ध होता था तो राजा को यह मोटिवेट करता था कि आप बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, लड़ते रहिए, आप अकेले 100 सैनिकों के बराबर हैं। इस तरीके की बातें, यानी मोटिवेशन मोटिवेशन देता था कौन, सूत। और ये सारथी भी होता था, यानी राजा जिस रथ पे सवार होते थे उस पे ये सूत भी सवार होता था। राजा का सारथी है, रथकार है, और यह आपका राजा का जो है उत्साह वर्धन करता था। उसके बाद में अगला जो मैंने बताया कि इसको आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, तो ये 7वें रत्निन है संग्रहता। गृहता है, ध्यान रखिएगा, संग्रहता। तो इसको ध्यान रखिएगा। संग्रहता की बात करें तो यह एक प्रकार से कोष का अध्यक्ष होता था। क्या होता था? कोष का अध्यक्ष होता था, यानी कोष का जिम्मा, राज्य के कोष का जिम्मा इसके पास था। कोषाध्यक्ष होता था, राज्य का जो फंड है, कोष है, उस पे यह नियंत्रण रखता था, उसकी देखभाल करता था, उसकी सुरक्षा करता था, उसका जिम्मा संभालता था। इस प्रकार कोषाध्यक्ष था। तो कौन था? संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। इसको ध्यान रखिएगा। 7वां रत्निन हो गया। उसके बाद 8वें रत्निन की बात करें तो अच्छवाप मिलता है। अच्छवाप कौन है? अच्छवाप होता था पासे का प्रमुख। पासा जो खेल होता था, पासा का खेल, उसका यह विभाग का अध्यक्ष होता था। और पासे के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी भी होता था। जब पासे का खेल खेला जाता था तो उसमें राजा का प्रमुख सहयोगी के रूप में यह अच्छवाप भूमिका निभाता था। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह पासा विभाग का प्रमुख होता था। तो अच्छवाप याद रखना है। तो इस प्रकार 8 रत्निन हो गए। अब हम अगले रत्निन की बात करें तो अगला रत्निन है 9वां, और यह है पालागल। पालागल की बात करें तो यह राजा का मित्र होता था। यह विदूषक होता था। विदूषक यानी संदेशवाहक, राजा को संदेश पहुंचाता था। कोई महत्वपूर्ण संदेश है तो वह राजा तक पहुंचाता था। कौन? पालागल। पालागल। और यह राजा का मित्र एक तरीके से होता था। उसके बाद मिलता है गोवीकर्तन। गोवीकर्तन का अर्थ हुआ, यह जो गाय होती हैं, गाय विभाग का प्रमुख होता था। और गाय विभाग के प्रमुख को गवाह अध्यक्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गवाह अध्यक्ष भी बोला जाता है। तो गोवीकर्तन गाय विभाग का प्रमुख है, इसको गवाह अध्यक्ष भी बोला जाता है। और यह गोवीकर्तन आपको याद रखना है। उसके बाद आता है भागदूध, बहुत महत्वपूर्ण है। भागदूध, भागदूध। तो भागदूध यानी अपना जो है राज्य में कर का जो संग्रह है वह भागदूध करता था। कर संग्रह, तो कर संग्रह करता था कौन? भागदूध। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। भागदूध कौन होता था? तो ये कर संग्रह करता था। क्या करता था? कर संग्रह करता था। कर संग्रह करता था भागदूध। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो 11वां रत्निन हो गया। 12वें रत्निन की बात करें तो छत्र मिलता है। छत्र, छत्र क्या होता है? छत्र कौन होता था? तो छत्री की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो है, ये एक प्रकार से क्या, राजा का राज प्रसाद, प्रसाद नहीं है, प्रासाद है। राज प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल, राजमहल। तो राजा का जो प्रमुख महल है, प्रमुख महल में बात करें तो जहां पे राजा का निवास है, राजा का जो निवास होता था या उसके जो महत्वपूर्ण लोग होते थे साथ में उसके रहने वाले, वो रहते थे। तो राजा का जो प्रमुख महल है उस महल का जो रक्षक होता था, राज प्रसाद का रक्षक, रक्षक वह कौन कहलाता? वह कौन था? वह छत्री कहलाता था। छत्री, छत्र कहलाता था। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो राजा का राज प्रसाद, राज प्रसाद, प्रासाद है, प्रसाद नहीं है, प्रासाद है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राज प्रासाद का यह रक्षक होता था, इसको ध्यान रखिएगा, छत्री। तो इस प्रकार अगर देखें तो 12 कुल रत्निन हैं। रत्निनों की संख्या कुल 12 है जिसमें राजा को शामिल किया गया है। अब हम अगर बात करें तो कुछ और अन्य लोगों को भी देख लेते हैं, जिसमें मैंने बताया बाता याद रखिएगा, बाता, बाता। तो बाता की बात करें तो यह आपका राजा की प्रिय रानी, प्रिय रानी, पटरानी के अलावा जो प्रिय रानी होती थी उनको बाता बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बाता बोला जाता था। और एक रानी होती थी परवृत्ति, सबसे प्रिय तो हो गई। उसके बाद है आपका
पर वृत्ति। पर वृत्ति रानी कौन है? या जो है उपेक्षित रानी है, यानी राजा जिनकी उपेक्षा करता था, उपेक्षित रानी क्या कहलाती थी? पर वृत्ति कहलाती थी। तो इसको को भी ध्यान रखिएगा, प्रिय रानी को भी याद रखिएगा और उपेक्षित रानी को भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें कुछ अन्य भी ऐसे इस प्रकार के जो देखा जाए तो कुछ अन्य जो है और पद मिलते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपका ध्यान रखना है, कुछ अन्य को देख लेते हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है सतीपति, 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 जैसे सतीपति, सतीपति, यह कौन होता था? यह 100 गांवों का, 100 गांवों का जो प्रमुख होता था, प्रमुख, वह सतीपति कहलाता था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो अस्थपति, 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 सतीपति, ये दोनों तथ्य महत्वपूर्ण है। तो ये सीमांत क्षेत्रों का, सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक होता था अस्थपति। सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक जो होता था वह अस्थपति होता था, प्रशासक। और ये मुख्य न्यायाधीश भी होता था, मुख्य न्यायाधीश। सीमांत क्षेत्रों का जो प्रशासक है या जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या कहलाता था? अस्थपति कहलाता था। और ये लोग जो है रतनिन में शामिल नहीं थे, इसको ध्यान रखिएगा, रतनिन में नहीं शामिल थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें तो एक शब्दावली मिलती है विरास, विरास, ठीक है, विरास, ये भी महत्वपूर्ण है, लिख लेता हूं, विरास। विरास की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, विरास के अंतर्गत राजा के प्रमुख 8, राजा के प्रमुख 8 सहयोगियों, सहयोगियों, मैंने बताया कि 12 जो सहयोगी थे ये रत्निन कहलाते थे। तो राजा के प्रमुख 8 सहयोगियों का समूह जो होता था, का समूह, वो क्या कहलाता था? विरास कहलाता था। इसमें अगर बात करें तो युवराज, महसी, बाबाता, पुरोहित आदि शामिल थे। युवराज, बाबाता भी इसमें थी, बाबाता थी, और कौन था आपका? महसी थी, महसी। तो क्या इसमें परिवृत्ति भी होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि ये उपेक्षित रानी थी। तो युवराज, बाबाता, महसी, पुरोहित आदि जो है इसमें शामिल होते थे। यानी जो प्रमुख 8 सहयोगी हैं रत्निन के अंतर्गत जो है उनको, और साथ साथ में बाबाता भी इसमें शामिल थी। तो राजा के प्रमुख 8 सहयोगियों को विरास कहा जाता था। विरास इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इतने जो तथ्य हैं वो आपको याद रखने। तो इस प्रकार अगर देखें तो हम उत्तर वैदिक काल में आपका जो ये आपका राजनीतिक जीवन था वो हमने देख लिया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है रत्निन। रत्निनों की संख्या आपको याद रखनी है, 12 है। तो इस प्रकार से अब हम आगे की नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या कि आपका जो है उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। आज की चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, साथ में अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करना। आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन ही हमको कार्य करने की प्रेरणा देता है। कुछ क्लासेस के बीच में हमारी जो है गैप हो गया था, कुछ आवश्यक कारणों से हम आउट ऑफ फॉर्म थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से हमारी क्लासेस बिल्कुल टाइम टू टाइम होंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।